जैसा कि मैं बता रहा था वेरिएबल एग्जाम्पल्स में बता रहा था आप सभी को, यक्स यहाँ पर वेरिएबल है और इस वेरिएबल का जो वैल्यू 2 है, यक्स यहाँ पर वेरिएबल है तो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो देख रहे हैं हम कि वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल तो यक्स नहीं है, लेकिन इनके वैल्यू दोनों क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहा है। वाई यहाँ पर वेरिएबल है, वाई यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन वाई का वैल्यू यहाँ 8 हो जा रहा है, वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। इसका मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है, कभी कभी फिक्स होता है। जैसे मैंने बताया, मैं बता रहा था भी कि क्या होता है कि 2-4 बच्चों को जब हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी बच्चे को दे दिया 2x + 4 = 8, ऐसे ही 3-4 और एक्सप्रेशन जब मैं किसी बच्चे को दूंगा, अलग अलग बच्चों को, तो x का वैल्यू मान लो यहाँ से उसने निकाला है, x का वैल्यू यदि यहाँ से निकालेगा तो उसका x का जो वैल्यू होगा 8 - 4/2, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2, x का वैल्यू यहाँ क्या आएगा उसका 2 है, x का वैल्यू क्या आएगा उसका 2 है। तो ऐसे ही यदि 2-3 और एक्सप्रेशन को मैं किसी और नए स्टूडेंट्स को देता हूँ, यदि उसके भी x का वैल्यू, यदि यहाँ पर x है तो x का वैल्यू आएगा, y है तो y का वैल्यू आएगा, यदि उसका भी वैल्यू 2 ही आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल का वैल्यू सेम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल का वैल्यू सेम होता है। कहने का मतलब है कि x का मान यहाँ पर 2 तो हो गया, लेकिन किसी और एक्सप्रेशन के लिए x का मान 20 भी हो सकता है, किसी एक और एक्सप्रेशन के लिए x का मान 100 भी हो सकता है। ये तो x ही रहेगा, लेकिन इस x का मान हर जगह क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जबकि मैं नॉन वेरिएबल की मैं बात करूं, नॉन वेरिएबल की बात करूंगा, यदि हम मान लीजिए कि सर्किल लेते हैं, सर्किल, और आप सभी को पता है सर्किल के पास पेरीमीटर होता है, सर्किल का एरिया होता है। यदि सर्किल का मैं पेरीमीटर निकालूं तो इसका फार्मूला होता है 2πr, 2πr। अब यहाँ पे जो 2 है, आप हर जगह देखेंगे कि 2πr, किसी भी सर्किल का जो पेरीमीटर का फार्मूला होगा वो 2πr होगा। उसका r का मान चेंज हो सकता है, क्योंकि r क्या है, वेरिएबल है, r क्या है, वेरिएबल है, r का मान हर जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस पाई का मान हमेशा क्या होगा, 22/7 या 3.14 आप यूज करते हैं, और ये 2 हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ये 2 आपका नहीं बदल सकता। अर्थात जो भी काउंटिंग नंबर 0 से लेकर इन्फिनाइट तक की जो भी संख्याएं होती है, वे सभी की सभी संख्याएं नॉन वेरिएबल होती है। जैसे मान लीजिए, मैं पुनः एक बार आपको बता रहा हूं, कि हमने लिखा x = 20, x = 100, x = 50, y = 90, y = 200। ये x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। लेकिन इसका मान क्या है, यहाँ पर 20 आ रहा है, इसका मान यहाँ पर क्या हो जा रहा है 100, इसका मान यहाँ पे क्या हो जा रहा है 50। इसी प्रकार से y का मान यहाँ पर 90 हो जा रहा है, इस y का मान क्या हो जा रहा है 200 हो जा रहा है। कहने का मतलब कि जो वेरिएबल x है, इस वेरिएबल का वैल्यू 20 हो गया, इस उसी x वेरिएबल का वैल्यू कहीं पर 100 भी हो सकता है, हो गया है, उसी वेरिएबल x का वैल्यू 50 भी हो गया है, और y वेरिएबल का वैल्यू यहाँ 90 हो गया, और उसी y वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 200 हो गया है। यानी आप देख रहे हो सीधे सीधे आंखों से कि वेरिएबल का वैल्यू हर जगह अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। लेकिन ये जो 20 है, ये हमेशा 20 ही रहेगा, ये 20 ही कहलाता है। आप ये नहीं, आप x की जगह पर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 20 की जगह पे आप हर चीज नहीं रख सकते। 20 की जगह पे 20 ही कोई चीज रख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया x = 5, x = 5, तो x की जगह पे 5 तो लिख दिया, लेकिन x की जगह पे आप कुछ और भी 8 भी रख सकते हो, x की जगह पर आप 10 भी रख सकते हो। लेकिन यदि आप x की जगह पे 5 रखे हो, तो ये जो 5 होगा, इस 5 की जगह पे कोई भी चीज
रखेंगे तो 5 ही चीज होनी चाहिए। यदि मैं 5 अंगुली को रखूंगा तो 5 का मतलब 5 अंगुली होता है, यदि प्रत्येक अंगुली को आप 100% मानते हैं तो, यानी ये फिक्स रहता है। 5 मीन्स 5 कहेंगे, 5 यूज करेंगे पूरे इनवर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताऊंगा कि जो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज और नॉन वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो एक क्या होता है, नॉन वेरिएबल होता है। जैसे एक मैं वेरिएबल x लेता हूं, यदि इस x का वैल्यू 20 है तो ये x तो मेरा वेरिएबल कहलाएगा, लेकिन इस वेरिएबल का वैल्यू ये जो 20 है, ये 20 मेरा क्या कहलाएगा, नॉन वेरिएबल कहलाएगा। दैट मीन्स एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इज अ नॉन वेरिएबल। वेरिएबल का जो प्रत्येक मान होता है वो एक क्या होता है, नॉन वेरिएबल होता है। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बताऊंगा टर्म। टर्म किसे कहते हैं? टर्म is a part of algebraic expression. Term is a part of any algebraic expressions. किसी भी algebraic expression का एक टर्म क्या होता है, एक पार्ट होता है, which is separated by प्लस और माइनस साइन। टर्म क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है। टर्म क्या होता है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है जो प्लस और माइनस चिन्ह से क्या होता है, अलग अलग सेपरेट किया जाता है। प्लस और माइनस चिन्हों से क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। बट मैं बता दूं कि जो फॉर्मेशन ऑफ टर्म होता है, जब कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी और एक नॉन वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होता है, जब एक वेरिएबल क्वांटिटी और एक नॉन वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होता है तो वो हमें क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। जैसे हमने लिख लिया 2 इज अ नॉन वेरिएबल, और इसमें यदि मैं इंटू कर दूं x से तो x इज अ वेरिएबल। दो वेरिएबल नॉन वेरिएबल कहलाएगा और x तुम्हारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। और जब एक नॉन वेरिएबल और एक वेरिएबल का इंटू होता है बीच में, तो ये जो आपका बनेगा 2x, ये 2x आपका क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट किसी भी टर्म में एक वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, नॉन वेरिएबल होता है, जो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से यदि मुझे टर्म फाइंड करना होगा तो प्लस और माइनस चिन्ह से हम क्या करेंगे, अलग अलग करके मैं टर्म को फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ये आपका एक टर्म हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये वाला आपका एक टर्म हो जाएगा, और ये भी एक टर्म होगा। इसको मैं अभी डिफाइन करता हूं, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। अब देख लीजिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, 2 मैंने बताया कि टर्म कैसे बनता है, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, टर्म के लिए कंडीशन क्या होता है, एक वेरिएबल इंटू नॉन वेरिएबल, ये मिलके क्या बनाते हैं, आपका टर्म बनाते हैं। वेरिएबल इंटू नॉन वेरिएबल क्या मिलके बनाते हैं, आपका टर्म बनाते हैं। यहां पर 2x का देखिएगा, 2 इंटू x, ये आपका क्या है, नॉन वेरिएबल,
और ये आपका क्या है, वेरिएबल। इन दोनों का इंटू हो रहा है तो 2x क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। 9 इंटू वाई, ये वेरिएबल और ये नॉन वेरिएबल, इंटू हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका, टर्म कहलाएगा। लेकिन यहां पर 8 तो नॉन वेरिएबल है, इसमें कोई वेरिएबल मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये टर्म कहलाएगा। इट मीन्स note that नोट करना है कि all the types of variables and non-variables are also known as टर्म। जितने भी वेरिएबल होते हैं, तनहा जो वेरिएबल होता है वो भी एक टर्म होता है, जो नॉन वेरिएबल होता है वो भी क्या होता है, टर्म होता है। अर्थात वेरिएबल में एक नॉन वेरिएबल छिपा होता है और नॉन वेरिएबल में एक वेरिएबल छिपा होता है। क्योंकि मुझे पता है कि टर्म हम उसी को कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल हो और एक क्या हो, नॉन वेरिएबल। लेकिन यदि सिंपली वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए ए मिल गया, बी मिल गया, तो ए में आपको कोई नॉन वेरिएबल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको टर्म कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार नॉन वेरिएबल, जैसे मान लो हमने संख्या ले लिया 10 में तो नॉन वेरिएबल है, तो नॉन वेरिएबल तो टर्म कैसे कहलाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि उस नॉन वेरिएबल अर्थात उस 10 में क्या है, एक वेरिएबल छिपा हुआ है। आइए हम उसको देखते हैं। जैसे हमने ले लिया x, अब हम इस x को लिख सकते हैं 1 into x, क्योंकि इस 1 से यदि इस x के वैल्यू, x का जो भी वैल्यू होगा उसमें यदि 1 से मैं इंटू करूंगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आपको पता है कि 1 से इंटू करिए, 1 से डिवाइड करिए, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर तो सिर्फ x था, लेकिन इस x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into x भी लिख सकते हैं। इट इज क्लियर दैट x आपका क्या है, वेरिएबल, और आपका 1 क्या है, नॉन वेरिएबल। अब क्या हो गया, आपको एक वेरिएबल मिल गया और एक नॉन वेरिएबल मिल गया, और इन दोनों वेरिएबल नॉन वेरिएबल के बीच में क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। इसका मतलब x क्या कहलाएगा, आपका टर्म कहलाएगा। x क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। लेकिन टर्म के साथ साथ x तनहा क्या कहला सकता है, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या कहला सकता है, वेरिएबल कहलाएगा। दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल में एक नॉन वेरिएबल छिपा होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी नॉन वेरिएबल में एक क्या होता है, वेरिएबल छिपा होता है। आइए देखें, मैंने एक संख्या ले लिया 10। अब हम क्या कह सकते हैं कि 10 को मैं लिख सकता हूं 1 into 10, या मैं 10 को लिख सकता हूं 10 into 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। 10 को मैं 10 into 1 लिख सकता हूं, कोई मान बदलेगा 10 का, नहीं बदलेगा। अब मुझे पता है, पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया था, आप सभी को पता होगा कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नॉन वेरिएबल का यदि पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यदि कोई वेरिएबल है, यदि उस वेरिएबल का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। या यदि कोई नॉन वेरिएबल है और उस नॉन वेरिएबल का पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि दोनों ही नॉन वेरिएबल हैं, लेकिन एक नॉन वेरिएबल मेरा 1 है, तो 1 की जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं। तो आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर आप बुकों में देखेंगे कि एक्स वाई जेड का इस्तेमाल होता है, तो हम भी एक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक वेरिएबल लेता हूं एक्स, एक वेरिएबल क्या लेता हूं, एक्स वेरिएबल लेता हूं। यदि इस एक्स का पावर मैं 0 कर दूं, एक्स का पावर क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
यदि 100 आपने लिखा है, 100 का पावर यदि आप 0 कर देते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। यदि आपने 200 लिखा है, 200 का पावर 0 कर दे, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। कोई भी संख्या होगी, चाहे वो वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, यदि उसका पावर आपका क्या है? 0 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। जैसे मान लीजिए आपने लिखा y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहां 1 है और मुझे पता है, वी नो दैट कि x एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का पावर यदि 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? आपका 1 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस 1 के जगह पर, इस 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 0। अब हो जाएगा ये 10x टू द पावर 0। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 10 एक नॉन वेरिएबल है और x क्या है? आपका एक वेरिएबल है। दैट मीन नॉन वेरिएबल और वेरिएबल दोनों का क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है। तो ये 10 भी क्या कहलाएगा? मेरा टर्म कहलाएगा। तो मैं बता रहा था अब सभी को कि 10 है, 10 एक नॉन वेरिएबल है और इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू 1। और यदि 10 इंटू 1 लिखेंगे तो मैंने बताया आपको कि किसी भी वेरिएबल का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, या किसी भी नॉन वेरिएबल का पावर यदि 0 है तो उसका भी वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम 10 को लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू 1 लिख सकते हैं। और मैंने एक वेरिएबल ले लिया x और इस x का पावर 0 ले लिया, तो x पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम अब इस 1 के जगह पे क्या किए हैं? x टू द पावर 0 लिख दिए हैं, 10 का 10 रहने दिए, इंटू रहने दिए हैं। फिर यहां पर देखिए, मैं मिटा के सही से लिख देता हूं, 10 इंटू x टू द पावर 0। अब एक देखिए, आप जब किसी नॉन वेरिएबल और वेरिएबल का जब प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पर क्रॉस आप दिखाएं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएं। आप वहां पर सिंपल डॉट यूज कर सकते हैं, और डॉट नहीं भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x टू द पावर 0। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 10 क्या है आपका? तो मिटा दे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास 10x टू द पावर 0 है, उस 10x टू द पावर 0 में जो आपका 10 है, ये जो आपका 10 है, 10 आपका क्या है? नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल मैंने शॉर्ट में लिखा है। और ये जो x पे पावर 0 है, पावर से मत ध्यान रखिए, आपको x से मतलब रखना है। x क्या है आपका? वेरिएबल है। x क्या है आपका? वेरिएबल है। तो एक नॉन वेरिएबल और एक वेरिएबल दोनों मिल गए। अब इस आगे क्या हो जाएंगे? आपके नॉन वेरिएबल और वेरिएबल मिल जाएगा, तो ये आपका 10x टू पावर 0 क्या हो जाएगा? एक टर्म कहलाएगा। इट मीन्स ये अब क्लियर हो गया कि एवरी वेरिएबल आर ऑल्सो अ टर्म एंड एवरी नॉन वेरिएबल आर ऑल्सो अ टर्म। यानी जो भी वेरिएबल होते हैं वो भी टर्म कहलाते हैं, जो नॉन वेरिएबल होते हैं वो भी टर्म कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल में भी एक नॉन वेरिएबल छिपा होता है और नॉन वेरिएबल में भी एक क्या होता है? वेरिएबल छिपा होता है। और जब नॉन वेरिएबल वेरिएबल दोनों का प्रोडक्ट होता है तो आपका टर्म क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। टर्म क्या होता है? फॉर्म हो जाता है। इसके बाद अब जो मेरा टॉपिक था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को समझने के पहले जो मेरे बेसिक कंसेप्ट थे इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब हमें एक चीज समझना है कि टर्म जो होते हैं एक्चुअली उनका वर्क क्या होता है। एक्चुअली उनका वर्क क्या होता है? जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस है, जब आप टर्म को, बहुत सारे टर्म को एक पास आप इकट्ठा कर लेंगे तो जो कंप्लीट जो आपने टर्म को इकट्ठा किया है वो आपका टर्म क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। वही आपका टर्म क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। बट एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, यानी पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग अ टर्म,
पॉलिनोमियल क्या करता है, टर्म को कंसिस्ट करता है, लेकिन साथ में जो उसमें वेरिएबल होते हैं उनका पावर जो होता है, उनका जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विद द यूजिंग प्लस और माइनस साइन। जब आप कई सारे टर्म को एक पर प्लस और माइनस साइन लगा के यूज करके लिख लेते हैं तो जो आपका फॉर्म करता है वो पॉलिनोमियल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है, कई बार पॉलिनोमियल में दो टर्म होता है, कई बार पॉलिनोमियल में तीन टर्म होता है, कई बार पॉलिनोमियल में चार टर्म होते हैं और कई बार पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म होते हैं। तो एक दो तीन, जब तीन टर्म तक आते हैं पॉलिनोमियल में तो वहां तक तो बताया जाता है कि यदि किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो आपका मोनोमियल कहलाता है, किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो आपका बाइनोमियल कहलाता है, किसी पॉलिनोमियल में यदि थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल कहलाता है। लेकिन जब तीन टर्म से जब ज्यादा हो जाते हैं तो बस आप उसको सिंपली क्या कहते हो, पॉलिनोमियल कहते हो। लेकिन अब पॉलिनोमियल बनता है कैसे, जैसे हमने एक टर्म ले लिया 2x और प्लस लगा दिया, एक टर्म ले लिया हमने 8 इक्वल टू में लिख दिया 0। अब आप क्या देख रहे हो, ये टर्म है और ये भी क्या आपका टर्म है और इनके बीच में क्या लगा है, प्लस। अब ये आप क्या कहलाएगा, आपका ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल का। अब क्या देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल में x यूज हुआ है कि y यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है। तो पॉलिनोमियल को शॉर्ट में आप p कहते हो, क्या कहते हो, p कहते हो। इसमें x यूज हुआ है ना सिर्फ, तो आप यहां पर अगले ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, x लिख दोगे, इक्वल्स टू 2x प्लस 8, यानी लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8 और ये बराबर किसके था, 0 के बराबर था। समझ लो, कहने का मतलब p क्या है, p मतलब पॉलिनोमियल, ये बता रहा है p ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको, एक और एक दो, कुल कितने टर्म है, दो। तो ये एक अलग प्रकार का पॉलिनोमियल में भी कई प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। मैं जब उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स आर कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड बाय टू टाइप्स, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पावर्स ऑफ वेरिएबल्स और सेकेंड टाइप उसका होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म को गिन के बताते हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं और क्या बताते हैं कि उसके वेरिएबल जो होते हैं पॉलिनोमियल में उसके पावर के आधार पर बताते हैं, तो उनके पावर जितने होते हैं उस हिसाब से पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें x यूज हुआ तो हमने x लिखा और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमने मान लिया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पॉलिनोमियल लिख दिया। अब मेरे पास एक चीज आता है कि किसी पॉलिनोमियल में जो टर्म होता है उस टर्म के पास एक पावर होता है और वही पावर डिग्री भी कभी कभी कहलाता है और उसी टर्म में आपका कोफिशिएंट भी होता है, उसी पावर में आपका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। सबसे पहले मैं डिग्री की बात करता हूं। डिग्री किसे कहते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगा। और हाईएस्ट पावर किसके पास होगा, वेरिएबल के पास होगा। और वेरिएबल एक टर्म है और टर्म मिलके क्या बनाएंगे, आपका पॉलिनोमियल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कुल कितने टर्म है, देखिए एक टर्म हो गया, ये कितना टर्म हो गया, दो टर्म और एक तीन टर्म, कुल कितने टर्म हो गए, यहाँ पर तीन टर्म हो गए। हमने बताया था कि टर्म कैसे क्लासिफाई होते हैं, प्लस या माइनस चिन्ह के माध्यम से। यहाँ पर किसी भी जगह पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है।
अब देखेंगे आप x यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ भी x क्या है आपका वेरिएबल है। इस x का पावर यहाँ पर क्या है 2 है और इस x का पावर यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर x नहीं दिया है ना, लेकिन यहाँ पर है और उस x का पावर क्या होगा 0 होगा। उस x का पावर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो सबसे पहला वेरिएबल रहेगा उसका पावर बड़ा रहेगा, फिर उससे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को हम लिख के पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। सबसे x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं दिया था तो x का पावर यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, अर्थात ये p पॉलिनोमियल और इसमें हर जगह x है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे x लिख लेंगे। यानी ये x इंडिकेट करता है कि इस पॉलिनोमियल में हर जगह क्या है वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है आपका x नाम का वेरिएबल है। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा पावर x का पावर यहाँ पर क्या है 2, x का पावर क्या है यहाँ पर 1, x का पावर यहाँ पर क्या है 0। सबसे बड़ा पावर क्या है, यानी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x। x का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1 है कि 0 है कि 2 है 2 है। x का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 है और इसलिए ये x का जो ग्रेटेस्ट पावर 2 है यही 2 क्या कहलाएगा डिग्री कहलाएगा था। डिग्री क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उसके लिए क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। नोट कर लेंगे इसको। अब इस डिग्री के बाद एक टॉपिक है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, एक्चुअली एक ऐसी संख्या होती है नॉन वेरिएबल। कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं, कोफिशिएंट is always a non variable। कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है नॉन वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है नॉन वेरिएबल होता है। यानी हमने एक टर्म ले लिया 2x²। हमने क्या ले लिया एक टर्म 2x²। ये टर्म है मेरा 2x² इज अ टर्म है। अब इसमें हम कोफिशिएंट ढूंढते हैं। कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है एक नॉन वेरिएबल होता है। यानी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट एक ऐसी संख्या होती है जो किसी वेरिएबल में इनटू की गई रहती है। अर्थात एक संख्या से आप किसी वेरिएबल में इनटू कर देंगे ना, वही संख्या आपकी क्या कहलाएगी कोफिशिएंट कहलाएगी। यानी शॉर्ट डेफिनेशन ए नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई into a variable is called coefficient। यानी ए नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इनटू अ वेरिएबल, एक ऐसा नंबर जिसके माध्यम से जिसके द्वारा हम किसी क्या करते हैं वेरिएबल में इनटू करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है कोफिशिएंट कहलाता है। यहां मैं चेक करूंगा जो मेरा 2x² है, 2x² को हम क्या लिख सकते हैं 2 into x² लिख सकते हैं। x क्या है मेरा वेरिएबल है और इस वेरिएबल में किससे इंटू हो रहा है 2 से इंटू हो रहा है, इसलिए 2 मेरा क्या कहलाएगा कोफिशिएंट कहलाएगा। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 5y को क्या लिख सकते हैं 5 into y लिख सकते हैं। अब देखते हैं ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल में किससे इंटू किया जा रहा है 5 से, तो 5 क्या हो जाएगा मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे लिख लिए 6z3, तो आप देख लीजिए 6 into z3 लिख सकते हैं, अर्थात z3 में किससे इंटू हो रहा है 6 से इंटू कर, तो 6 क्या होगा आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। ये यानी कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर है जिससे हम क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल में इंटू करते हैं। अर्थात एक ऐसा नंबर जिससे हम किसी वेरिएबल में इंटू करते हैं वही मेरा नंबर क्या कहलाता है नॉन वेरिएबल होते हुए भी क्या होता है कोफिशिएंट होता है। अर्थात कोफिशिएंट हमेशा एक नॉन वेरिएबल नंबर होता है और वो नॉन वेरिएबल किसी वेरिएबल में इंटू करता है तो क्या कहलाता है कोफिशिएंट होता है। और वो कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है कांस्टेंट रहता है। जैसे एक लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूं 20
वाई स्क्वायर। अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा 20 इंटू वाई स्क्वायर। वाई इज अ वेरिएबल और हमने क्या बताया कि वेरिएबल में जिस अंक से गुणा हुआ है वही कोफिशिएंट कहलाता है, हिंदी में उसे गुणांक कहते हैं। वेरिएबल में चर राशि में जिस किसी अचर राशि से गुणा हुआ है वही अचर राशि आपका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, अर्थात कोफिशिएंट कहलाता है। हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ये चर राशि y है और इस चर राशि में 20 एक संख्या है, 20 एक नंबर है, एक अंक है 20, उससे गुणा किए तो 20 मेरा क्या कहलाएगा, गुणांक अर्थात कोफिशिएंट कहलाता है। आज का एक लास्ट टॉपिक मैं बस उसका फंडामेंटल चीज बता दूंगा और इस पे जो चर्चा होगी मैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर चर्चा करूंगा। लास्ट टॉपिक ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में मुझे चर्चा करना है, लेकिन उससे पहले मुझे जानना जरूरी होगा कि एक्चुअली जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो होते क्या हैं। इस पे एक ब्रॉड जो डिस्क्राइब होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। मैंने बस आपको शॉर्ट में बता दिया है छोटे से उदाहरण के साथ, क्योंकि सारी चीजों को समझाना था, इसमें मैंने आप सभी को बता दिया कि पॉलिनोमियल्स देखिए ऐसे होते हैं। लेकिन जब इसका मैं ब्रॉड एक्सप्लेन करूंगा, मैं काफी लंबा चौड़ा उसका एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक बार पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब हम टर्म को क्या करते हैं, एक जगह कॉम्बिनेशन करके एक जगह लिखते हैं कई सारे टर्म्स को या एक टर्म को। इसलिए मैं बता रहा था कि मैं बाद में इसको ब्रॉड में एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा जब कई सारे टर्म आप एक जगह लिख लेते हैं, एक जगह आप ग्रुप बना लेते हैं और उन सभी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन यदि आप यूज करते हो, प्लस या माइनस का साइन यूज करते हो, तो जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। बट उसमें एक कंडीशन होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्या है, जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं बना दे रहा हूं, आप सभी अच्छे से इस पे ध्यान देंगे। और वो ध्यान क्या है, मैं पहले बता दे रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन टू टाइप्स। दो तरह से, दो चीजों पे, दो प्रकार पे डिपेंड करता है। अर्थात जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन आप दो तरह से करते हैं पूरे मैथमेटिक्स में। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर्स जो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होते हैं और उन वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं उनकी संख्या को गिनकर हम बताते हैं कि वो किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। दूसरे पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में कुल कितने टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद बता देते हैं कि वो पॉलिनोमियल किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। जैसे पॉलिनोमियल क्या है, जैसे मान लीजिए हम सभी इस धरती पर बहुत प्रकार के जीव हैं, बहुत प्रकार के जीव, हम सभी जीव हैं, हम सभी जीवधारी प्राणी है, लेकिन उनकी भी क्या होती है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पॉलिनोमियल मान लीजिए क्या है, एक जीवधारी प्राणी है। जैसे इस धरती पर बहुत सारे जीवधारी प्राणी हैं, बहुत सभी के बीचों में क्या होता है, प्राण होता है, आत्माएं होती हैं, लेकिन उन सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहले तो दो कैटेगरी में बांट दिया गया कि कुछ मनुष्य हो गए, कुछ क्या हो गए, जानवर हो गए, कुछ पंछियां हो गई, होता है ना। ठीक उसी प्रकार पॉलिनोमियल को भी दो प्रकार में बांटा गया है। उनके नंबर ऑफ पावर, पॉलिनोमियल में
जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का जो पावर होता है उस पावर को देखते हैं। किसका पावर? इसमें सबसे बड़ा पावर कहने का मतलब कि डिग्री की बात होती है, यानी पावर कहने का मतलब कि उसमें जो डिग्री की बात होती है। यदि सबसे बड़ा पावर 1 होता है तो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? यदि सबसे बड़ा पावर 2 होता है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? सबसे बड़ा पावर 3 होता है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? और सबसे बड़ा पावर 4 होता है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? और एक बात और, यदि उसका पावर कुछ नहीं हो, सिर्फ उसमें पावर 0 हो, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है यदि उस वेरिएबल का पावर 0 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम उस पॉलिनोमियल में जो टर्म होते हैं प्लस उनके बीच में जो प्लस और माइनस चिन्ह लगा होता है उसको गिनते हैं कि कुल कितने टर्म है। एक टर्म है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? 2 टर्म है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? यदि कुल 3 टर्म है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो मैं बस इसका बना दे रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल आर क्लासिफाइड इनटू 5 ways। यदि नंबर ऑफ ये जो पावर है उसकी हाईएस्ट बात होती है, नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर यदि 0 होता है तो वो पॉलिनोमियल। इससे पहले मैं आपको डायरेक्टली बस उसका टाइप्स बता देता हूं और इस पे मैं एक्सप्लेन अगले वीडियो में मैं जैसा बताया करने वाला हूं। पहला इसका होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पांचवा होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सभी भी पॉलिनोमियल है, लेकिन उनके पास पॉलिनोमियल के पास जब कुछ विशेष प्रॉपर्टीज आ जाती है पावर्स के अकॉर्डिंग तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, एक लीनियर, ऐसे करते करते एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहलाता है। लेकिन नंबर ऑफ बेसिस ऑफ टर्म इसमें सबसे पहला एक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम कहते हैं मोनोमियल, दूसरा कहलाता है बाइनोमियल और तीसरा आपका कहलाता है क्या? ट्राइनोमियल। अब इसे हिंदी में मैं बता दूंगा। जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो कहलाता है अचर बहुपद, जो आपका लीनियर होता है ये कहलाता है आपका क्या? रेखीय बहुपद, जो आपका क्वाड्रेटिक होता है ये कहलाता है आपका द्विघातीय। क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। जो आपका ये होता है कहलाता है क्यूबिक, है मतलब त्रिघातीय। बहुपद। और ये जो आपका बाई क्वाड्रेटिक होता है ये क्या कहलाता है? चतुर्घाती। चतुर्घाती बहुपद। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि किस बहुपद में किस बहुपद का सबसे बड़ा पावर क्या होगा, किस बहुपद में सबसे बड़ा पावर क्या होगा, ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा। ध्यान रखिएगा, जो मैंने डिग्री बताया था, डिग्री बताया था उस डिग्री को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इस मोनोमियल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इस मोनोमियल को, इस बाइनोमियल को हम क्या कहते हैं? इस ट्राइनोमियल को क्या कहते हैं? ये देखिए, एक्चुअली ये टर्म्स के बेसिस पे है। टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो मोनोमियल है, ये कहलाएगा क्या? एक पदी। आप यहाँ पर पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, एक पदी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? बाई है, मतलब बाई मतलब दो, तो द्विपदी। और ये ट्राई है, ट्राइनोमियल तो क्या कहलाएगा? त्रिपदी। ये हुआ आपका कांस्टेंट। अब एक बार नॉर्मली मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका सबसे बड़ा पावर क्या होगा? 0।
लीनियर पॉलिनोमियल जो भी वेरिएबल होगा उसका सबसे बड़ा पावर क्या होगा 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती, इसमें जो सबसे बड़ा जो वेरिएबल का पावर होगा क्या होगा 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद, इसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या होगा 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब चतुर्घाती बहुपद, इसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका सबसे बड़ा पावर क्या होगा 4। लेकिन जब किसी पॉलिनोमियल में 4 से बड़े पावर आपको मिल जाएंगे तो आप उसको ना कांस्टेंट, ना लीनियर, ना क्वाड्रेटिक, ना क्यूबिक, ना बाई क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, आप उसको नॉर्मली बस पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ टर्म में जब किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक पद होगा तो वो आपका पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाएगा। जब पदों की संख्या 2 हो जाएगी तो आपका बाइनोमियल कहलाएगा, और जब पदों की संख्या आपकी 3 हो जाएगी तो आपका क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर मतलब उसके डिग्री हम गिनते हैं। यदि उसकी पावर हाईएस्ट पावर देखते हैं, ये पावर के आधार पर ये पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है और ये उसके टर्म के आधार पर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यदि नहीं बात समझ में तो आप लाइक कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीजें आपको जिस किसी पॉइंट पे जो चीज समझ नहीं आ रही होंगी, मेरा निवेदन रहेगा और मैं चाहूंगा भी कि आप सभी उसमें कमेंट करें। और क्योंकि कमेंट जब आप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कहाँ से चीजें मुझे सुधारनी है जो आपके प्रोफेशन के लिए और आपकी लाइफ के लिए और हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ ये जो भी चीजें आज बताई गई हैं उसमें